गाइस, मैं हूं दिव्या और मैं अब आपके सामने बात करूंगी अपने इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की पार्ट थर्ड की, जिसमें हम बात करेंगे हमारे फार्मिंग इन पालमपुर। हमने हमारे पार्ट 2 के अंदर हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, जिसमें अपने चारों फैक्टर्स पढ़ लेते थे और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उनमें से मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे आपको। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने फार्मिंग इन पालमपुर। अब हम इसमें बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि पालमपुर विलेज के अंदर फार्मिंग, क्योंकि हमें पता ही था फार्मिंग वहाँ पे सबसे ज़्यादा की जाती है। गाँव के अंदर हम लगा के चलिए पालमपुर जो हमारा गाँव है, इसके अंदर यहाँ पे फार्मिंग सबसे ज़्यादा एक मेन वो वहाँ का ऑक्यूपेशन है जो फार्मिंग की जाती थी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पालमपुर विलेज के अंदर फार्मिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले उन्होंने बात की वहाँ पर जो लैंड थी, मतलब वहाँ की जो ज़मीन थी वो फिक्स थी। इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि जो वहाँ पे फार्मिंग थी, फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग वहाँ की सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी। अगर वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में बात की जाए तो फार्मिंग सबसे फर्स्ट नंबर पर थी, जो कितने नंबर पे की जाती थी। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। तो वही कहना चाहते हैं, लाइवलीहुड का मतलब होता है अपनी जीविका के लिए, अपने रहने के लिए, अपने जीवन को व्यतीत करने के। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि इस उनके 75% जितने भी वहाँ के जो लोग थे वो 75% वहाँ के गांव के लोग किस पे डिपेंड थे, फार्मिंग पे। मतलब 75% जो लोग थे वो खेती बाड़ी का काम करते थे। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स। तो जो 75% लोग थे वो कुछ भी हो सकते हैं, वो फार्मर्स भी थे या फिर वो मजदूर, मतलब किसी और की ज़मीन पे काम करने वाले लेबर्स भी थे, डेट इज़ फार्म लेबर्स भी थे। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन फार्म्स। अब वो ये चीज़ कहना चाहते हैं जो उनका वेल बींग था ना, मतलब उनकी जो रहने में उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था उन लोगों का, मतलब उनको कैसे जो उनकी कमाई वगैरह होएगी, उनको खाने पीने को जो मिलेगा वो सारा किस पे डिपेंड था कि मतलब वो कितना प्रोड्यूस करें। उनकी मतलब उनकी प्रोडक्शन ऑन फार्म्स पे डिपेंड था, उनकी खेती बाड़ी पे डिपेंड था। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया जो 75% वहाँ के जितने भी लोग थे वो फार्मिंग पे डिपेंड थे। तो इससे हमें पता चलता है 75%, तो मतलब 25% तो वहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती थी और 75% वहाँ के इस विलेज में फार्मिंग एक्टिविटीज़ की जाती थी। ठीक है, तो ये 1 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कितने परसेंट यहाँ पे इस गाँव में एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग एक्टिविटीज़ की जाती थी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 75% की जाती थी। ठीक है, बट रिमेंबर, अब हम इसमें बात करेंगे बट रिमेंबर देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग द फार्म प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो कहते हैं उनकी जो फार्म प्रोडक्शन है ना उसमें भी एक कॉन्स्टेंट था। क्या? लैंड अंडर कल्टिवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड। ठीक है, जो हम लैंड, अब हम अपनी ज़मीन भी लाइक हमने मान लिया कि हम इस ज़मीन पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी ये विलेज पालमपुर है, हमारा पूरा का पूरा, सॉरी, ये हमारा पालमपुर है। तो हम इस बात में बात करेंगे, ये हमारा जो विलेज पालमपुर है इसका 75% फार्मिंग में था। तो ये कहना जाता है जो इसका 75% जो पीपल थे वहाँ फार्मिंग करते थे, तो और जो जिस ज़मीन पे काम करते थे वो सारा का सारा क्या थी, वो ज़मीन फिक्स थी। ठीक है, मतलब इतनी ज़मीन पे ही काम किया जाएगा, उनकी ये चीज़ फिक्स थी। कब? इट लैंड अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड सिंस 1960 इन पालमपुर। 1960 में देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो वही कहा जाता है कि वहाँ पे क्या हुआ था, आगे ज़मीन कोई बढ़ाई नहीं गई, कल्टिवेशन उसी ज़मीन पे ही किया जा रहा था। बाय देन सम ऑफ द वेस्टलैंड इन द विलेज हैज़ बिन कन्वर्टेड टू कन्वर्टेबल लैंड। ठीक है, तो वही कहा जाता है वेस्टलैंड का यहाँ मतलब है कुछ जो भी बंजर ज़मीन थी वो कहते हैं अब उपजाऊ ज़मीन में कन्वर्ट हो चुकी थी, मतलब कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट हो चुकी थी। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। तो वो ये चीज़ कहना चाहता है कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई और स्कोप नहीं था कि हम उसमें और न्यू प्रोडक्शन कर सके, मतलब वहाँ पे कोई स्कोप नहीं बचा था। ठीक है, तो अब उन्होंने सेकंड चीज़ क्या बताई है, इज़ देयर एनी वे टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम लैंड। अब वही चीज़ बात करना चाहते हैं, ये जो हमारी ज़मीन है पालमपुर विलेज की है, हमारी ज़मीन है, इसमें वही चीज़ बताना चाहते हैं जो इनकी वहाँ पे जो ये छोटी छोटी जो भी गांव के लोगों की जो भी ज़मीन होती थी, कि हम वहाँ पे और भी तरीके हैं कि हम एक ही, जैसे अब मान लीजिए ये एक बंदे की ज़मीन है, तो वो ये चीज़ कहना चाहते हैं क्या हम इसमें कोई तरीका है हम यहाँ पे इसी ज़मीन पे एक से ज़्यादा अलग अलग तरह की, मतलब गेहूँ उगा दिया, बाजरा उगा दिया, अलग अलग ज़मीन खेती बाड़ी यहाँ पे कर सकते हैं एक ही ज़मीन पे। तो उन्होंने इस चीज़ का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको कौन सा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ बात की इसमें, इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो ये चीज़ कहना चाहता है कि जितने भी काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन और फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल थी, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, पालमपुर हमने एक काल्पनिक गांव लिया था, तो उन्होंने कहा पालमपुर हमने जो गांव लिया वो कैसा कैसा एक वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में एक गांव है वहाँ की तरह लिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, ऑल द लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। तो वही चीज़ कहना चाहता है कि वहाँ पे जो भी पूरा पूरा जो ज़मीनें थी लोगों की वो सारी कल्टिवेटेड थी, मतलब
एंड नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, कोई भी ज़मीन क्या थी, लेफ्ट आइडल का मतलब कोई भी खाली बाकी नहीं बची थी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मतलब वहाँ पे रेनी सीजन हम कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं, खरीफ क्रॉप्स उगाते हैं। तो फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा, तो वो क्या चाहते हैं, रेनी सीजन के टाइम पे फार्मर्स क्या उगाते थे, ज्वार और बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड, और ये क्या कहते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं उनके एज ए कैटल फीड में यूज़ किया जाता था। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो उसके बाद वे होते थे विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप उगाते थे, पोटैटो वगैरह उगाते थे, लाइक मतलब अक्टूबर दिसंबर में। और इस पर विंटर सीजन मतलब जब रबी क्रॉप्स का जब सीजन आता था तब उसमें कौन सी गेहूँ वगैरह उगाते थे। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन, ठीक है। वो तो ये चीज़ कहना चाहते हैं, अब उन्होंने गेहूँ उगा ली। पहले तो वो जब हमारा खरीफ सीज़न था, हमारा जब रेनी सीज़न था, तब उस टाइम पे वो क्या उगाते थे, ज्वार बाजरा, जो जानवरों के खाने के लिए काम आता था, जैसे काऊ के लिए, कैटल्स के लिए, ठीक है। तो इन सब के लिए काम आता था। लेकिन वो इसकी बात करते फिर वो अक्टूबर दिसंबर में आलू उगाना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन जब विंटर सीजन आया तो वो लोग क्या उगाते थे, उसमें वीट उगाना शुरू कर दिए। और ये चीज़ क्या जाते हैं, जो गेहूँ थे, अपने को सबको पता है कि भाई रोटी तो सबकी नेसेसरी नीड है। तो फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज, ठीक है। तो वही कहा जाता है, जो जितना भी लिए हम ये जो जितना भी जो वीट उग रहा है हमारा, तो वही चीज़ कहा जाता है कि जितना भी उनका वीट उगा था, फॉर ये कहता है जितना उनका वीट उगता था वो फैमिली कंजप्शन के लिए उतना ही सफिशिएंट होता था। उसमें वो चीज़ क्या कहते हैं, एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट, वो कहते थे जो वीट उगा उनकी फैमिली कंजप्शन के लिए यूज़ हो गया। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते थे, उनका जो वीट बच गया, अगर उनका कुछ मान ले हमने जैसे उनकी फैमिली में अब चाहिए था एक दिन में, मान ले उनकी फैमिली कंजप्शन लेवल है 50 किलो, ठीक है। 50 किलो वीट उनका फैमिली कंजप्शन का लेवल था, ठीक है। ये उनकी फैमिली ने यूज़ कर लिया 50 किलो। अब बाकी जो उनका जो वीट बच गया, तो वो क्या करते थे, मान लो उनकी प्रोडक्शन हुई थी 100 किलो की प्रोडक्शन हुई उनकी, ठीक है। 100 किलो की उनकी प्रोडक्शन हुई, ठीक है। और 50 किलो तो उनकी एक फैमिली ने कंज्यूम कर लिया। तो बाकी जो 50 किलो बच गया वो क्या करते हैं, मार्केट में जाके उसे सॉल्व कर देते थे। वो कौन सी मार्केट में जाते थे, क्योंकि उनके नियर अबाउट हमने पहले फर्स्ट वीडियो में पढ़ा ही है, उनके नियर अबाउट कौन से दो, एक विलेज था और एक टाउन था, स्मॉल टाउन। तो वो क्या कहते थे, मार्केट एट रायगंज, वो रायगंज की मार्केट में जाके सॉल्व आउट कर देते। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस इन द ईयर। तो क्या कहते हैं, जो उनका जो ज़मीन का कुछ पार्ट था वो किसमें डिवोट कर देते, कभी कभी वो शुगर केन, ऑब्वियसली हमें मीठा भी तो चाहिए, मतलब चीनी वगैरह चाहिए। तो शुगर केन इज़ अ रो फॉर्म, ठीक है। हमें पता ही है जब हम कोई भी शुगर केन की जो चीनी की मिल वगैरह होती है, वहाँ पे क्या होता है, जो शुगर केन से ही हमारी चीनी निकलती है, चीनी से फिर गुड़ बनता है, हम उस पर बूरा खांड, मतलब जो आज के टाइम पे अवेलेबल चीज़ होती है वो सारी उसी से बनती है। शुगर केन इज़ अ रॉ फॉर्म, शुगर केन कच्चा माल की तरह यूज़ होता था। और एज जगरी इज सोल्ड टू अ ट्रेडर्स इन शाहपुर, और क्या कहता है, और जगरी मतलब गुड़, जगरी क्या होता है, हमारा गुड़, ठीक है। तो वो क्या कहता है, वो शाहपुर के ट्रेडर्स को, मतलब वहाँ के व्यापारियों को शाहपुर हमने पढ़ा था, शाहपुर क्या एक स्मॉल टाउन था, तो वहाँ पे जाके उन व्यापारी को बेच दिया जाता था। आगे, द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो द 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप सिस्टम ऑफ इरीगेशन। अब हमने बात की, पहले वो रेनी सीजन में एक क्रॉप उगाते थे, फिर वो अक्टूबर दिसंबर में आलू उगाने शुरू करते, फिर जब वो उनका रबी सीजन आया तो उन्होंने गेहूँ उगाने शुरू कर, तो उन्होंने डिफरेंट क्रॉप्स उगाई। अब उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, भाई ज़मीन है उनकी, तो उन्होंने इतना सारा वो उगा लिया अनाज, कभी कुछ उगाया, कभी सीजन में दूसरे सीजन में कुछ उगाया। तो उसका वहाँ का रीज़न क्या था, इसके लिए हमें पता है कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और हमारी जो सॉयल वगैरह सब बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली तभी हमारा तो काम बनेगा। तो वो ये चीज़ क्या है, क्योंकि इसका मेन रीज़न क्या था, पालमपुर हमने पढ़ा ही था हमारे पार्ट 1 में कि वहाँ का जो सिस्टम ऑफ इरीगेशन था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था वहाँ का। और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे रहती थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ होती थी, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे मोटर व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी सब अच्छी, तो मतलब वहाँ की जो फैसिलिटीज़ थी ना उस विलेज की, तो इसी वजह से वहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस और जहाँ पे जितनी भी प्रोडक्शन होती थी वो सारी बहुत अच्छी होती थी। इलेक्ट्रिसिटी आती थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफर द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, क्योंकि हमें हमारे ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, तो वो वहाँ पे आती थी। पहले के ज़माने में क्या होता था, पर्सन्स विल्स यूज़ किया था, मतलब कुएँ वगैरह यूज़ किए जाते थे, कुओं से पानी निकाला जाता है। लेकिन कुओं से पानी निकालना कोई इतना ईजी थोड़ी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ज़मीन में। तो उसके लिए आज के टाइम पे हमने क्या कर दिया, ट्यूबवेल्स वगैरह अरेंज कर दिए। ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो वहाँ पे पूरी की पूरी तरह अवेलेबल होती थी।
People saw that the electric run tubewells could irrigate much larger areas of water more effective। तो उन्होंने क्या चीज़ देखी, जो इरिगेशन करने के लिए जो ट्यूबवेल्स थे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पानी दे पाते थे और लार्ज एरिया ऑफ पानी का कवर करते थे। ठीक है, ज़मीन पे अच्छे से पानी दिया जाता था। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या जाता है कि वहाँ के जो विलेज में पालमपुर के अंदर क्या होता है, जो सबसे पहला ट्यूबवेल लगाए गए, जो कुछ ट्यूबवेल्स लगाए गए थे वो किसने लगवाए गए थे, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार ने लगवाए। ठीक है, वहाँ की सरकार अच्छी थी तो उन्होंने लगवा के दी। सून हाउएवर फार्मर स्टार्ट सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। तो कुछ सरकारी चीज़ लगाएंगे तो उनके कुछ अपने अपने नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे। तो क्या हुआ, जो वहाँ का जो फार्मर्स था हमारे यहाँ जो, फिर क्या हुआ, वहाँ के फार्मर्स ने क्या किया, खुद अपने प्राइवेटली ट्यूबवेल्स लगाने क्या कर दी, शुरू कर दी। एज ए रिजल्ट बाय मिड 70s, अब हमने क्या देखा, बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज इरीगेटेड। तो उन्होंने देखा क्योंकि इरीगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी शुरू की, तो इस वजह से क्या हुआ, 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज इरीगेटेड। मतलब वहाँ पे 1960 से लेकर अगर हम देखें तो 1970 में इतनी अच्छी डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी। फिर हम बात करेंगे, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ कॉल्ड अ मल्टीपल क्रॉपिंग। तो इस चीज़ को कहते हैं एक ज़मीन पे, ठीक है, ये हमारी एक ज़मीन थी, एक ज़मीन पे एक से ज़्यादा तरीके की अलग अलग क्रॉप्स उगाना। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कुछ उगा दी, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, मतलब अलग अलग एक ही ज़मीन पे बहुत सारी डिफरेंट सीज़न के अकॉर्डिंग। तो मतलब टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप, मतलब एक से ज़्यादा फसलें उगाना ऑन ए पीस ऑफ लैंड, और एक ही पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर, डैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, व्हाट डू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। सो इसे अच्छे से लर्न कर लिएगा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए पीस ऑफ लैंड। तो ये सबसे ज़्यादा बेटर तरीका है ऑब्वियसली, क्योंकि एक सीज़न में दूसरी क्रॉप उगते, क्या कहीं होता है कि जैसे अब हमने बात की रबी क्रॉप विंटर सीजन में उगेंगी, खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में उगेंगी। तो सब सीज़न के अकॉर्डिंग, मतलब एक साल के अंदर हम अपने बहुत सारे क्रॉप्स को उगा सकते हैं। इन बहुत सारे क्रॉप्स को उगाना एक ही पीस ऑफ लैंड पर और एक ही साल के अंदर, डैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। और ये क्वेश्चन आएगा। ऑल द फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मेनली आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। ठीक है, तो वो कहते हैं, और थर्ड क्रॉप वो उनकी कौन सी उगाते थे, पोटैटो उगाते थे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो एंड कमेंट माई वीडियो।